Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। यानी इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि हीट का मतलब क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। एक थर्मोमीटर के अंदर लोअर और अपर फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर स्केल्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेजर टाइप के थर्मोमीटर कौन कौन से होते हैं और फिर हम देखेंगे कि हीट को ट्रांसफर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे। पहला होगा कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। तो फ्रेंड्स इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम लोग वुलन के कपड़े पहनते हैं, यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? जिससे कि हमें गर्मी मिल सके, राइट। और गर्मियों में हम लोग पहनते हैं कॉटन के कपड़े। क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि वो हमें गर्मियों में ठंडक देते हैं, यानी हमें ठंडा रखते हैं, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हम रिलैक्स फील करते हैं। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हीट और टेम्परेचर का। क्योंकि यहाँ पे हमने जो कपड़े पहने वो टेम्परेचर और हीट के अकॉर्डिंग पहने। यानी जब हीट कम थी तो हम लोगों ने ऊनी कपड़े पहने, और जब हीट ज्यादा थी तो हम लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने, राइट। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इस चीज को मेजर करना हो तो सबसे रिलायबल मेजर जो होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है, यानी किस हद तक गर्म है, कितनी उसकी डिग्री है गर्म होने की, या किस हद तक वो ठंडा है या कितनी डिग्री है उसके ठंडे होने की, उसको हम टेम्परेचर की हेल्प से पता कर सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हीट क्या है? हीट कॉज है और टेम्परेचर उसका इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और अगर आप हीट कम देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर गिरने लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हीट क्या है? हीट एक कॉज है, एक कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर पे असर पड़ता है। इसलिए टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर एक इफेक्ट हुआ, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग हीट की बात करें तो हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एक तरीके की एनर्जी है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है, राइट। इसके अलावा हीट जो होती है ये एक कारण है टेम्परेचर का। यानी अगर आप हीट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर आप हीट को कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। इसीलिए हीट क्या है? एक कॉज है, और टेम्परेचर हीट का इफेक्ट है। यानी कि जैसे जैसे आपने हीट को सप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट को तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इससे क्या हुआ? हीट से टेम्परेचर पे असर पड़ा। इसीलिए टेम्परेचर क्या है? हीट का एक इफेक्ट है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स हीट का कोई भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में जाके फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है। यानी कि हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है उसका एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, लेकिन हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं होता। इसके अलावा फ्रेंड्स हीट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आप इस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने अपने आसपास बहुत बार सुना होगा। तो अगर हम इस वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, यानी कि हम थर्मोमीटर के दो पार्ट कर दें, यानी थर्मो और मीटर, तो इसका मतलब क्या होगा? तो फ्रेंड्स थर्मो का मतलब लैटिन लैंग्वेज में होता है हीट, और मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस। यानी हम कह सकते हैं कि हीट को
मीजर करने की जो डिवाइस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर, राइट। तो थर्मोमीटर क्या काम करता है, ये टेम्परेचर को मीजर करने का काम करता है। और फ्रेंड्स थर्मोमीटर जो है वो एक प्रिंसिपल या एक सिद्धांत पर काम करता है। और वो प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो हीट करने पर वो एक्सपैंड होता है, और अगर आप किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो कूल होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि वो सिकुड़ता है, राइट। तो इसी प्रिंसिपल पर या इसी सिद्धांत पर एक थर्मोमीटर काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर की मेकिंग कैसे होती है, यानी किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है जो ग्लास की होती है या ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, और इसके एक एंड पर एक बल्ब लगा हुआ होता है, राइट। और ये जो बल्ब है ये सील्ड होता है, यानी अपर एंड जो थर्मोमीटर का होता है वो सील्ड होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फिल होता है, और अगर ये सील नहीं होगा तो ये लिक्विड जो है फैल जाएगा या फिर इवेपोरेट हो जाएगा, इसीलिए इसकी अपर एंड को सील किया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स नॉर्मली जो इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है या लिक्विड यूज किया जाता है वो लिक्विड या तो मर्क्यूरी होता है या अल्कोहल होता है। और सिर्फ मर्क्यूरी और अल्कोहल ही क्यों होता है, इसके अलावा कोई और लिक्विड क्यों नहीं डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब्सटेंसेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही इनको सूटेबल बनाती हैं थर्मोमीटर में यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एक जो आइडियल थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है ना फ्रेंड्स, उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी से कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती तो ये बॉडी से ज्यादा हीट को कैप्चर करता, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता। तो जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड होते हैं उसके अंदर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होना जरूरी होता है। इसके अलावा उसका हीट का गुड कंडक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, राइट। तो जो आइडियल थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है उसका गुड कंडक्टर होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसको ओपेक होना चाहिए। ओपेक किस लिए होना चाहिए उसको, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें से वो इजीली दिख सके, क्लियरली दिख सके, इसीलिए उसको ओपेक होना चाहिए। इसके अलावा उस स्पेसिफिक थर्मोमेट्रिक लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा वो यूनिफॉर्म रेट से एक्सपैंड करना चाहिए। यूनिफॉर्म रेट से एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब वो एक्सपैंड करे तो यूनिफॉर्म एक्सपेंड करे, ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करे तो कभी बहुत कम एक्सपेंड करे। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो उससे हम बॉडी के टेम्परेचर का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स वो जो लिक्विड होता है थर्मोमीटर के अंदर या सब्सटेंस होता है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मर्क्यूरी और अल्कोहल में ही मिलती हैं, इसीलिए इनको थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन आता है कि मर्क्यूरी और अल्कोहल में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले तो यही हो जाता है कि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक आइडियल थर्मोमेट्रिक लिक्विड के अंदर होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अल्कोहल और मर्क्यूरी को ही प्रेफर किया जाता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड के अंदर। रीजन क्या है, पहले पढ़ते हैं मर्क्यूरी के बारे में। तो फ्रेंड्स मर्क्यूरी जो होता है ये ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए मर्क्यूरी क्या है, ये हीट का गुड कंडक्टर भी है। इसके अलावा ये शाइनिंग होता है, सिल्वरी व्हाइट लिक्विड होता है जिसको आराम से आप कैपिलरी ट्यूब में से देख सकते हैं। इसके अलावा ये थर्मोमीटर की जो वॉल होती हैं उस पर स्टिक भी नहीं होता और इवनली एक्सपैंड होता है, राइट। इसके अलावा इसका सफिशिएंट लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो कि -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका सफिशिएंट हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है जो कि 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो रेंज है ये ठीक होती है किसी भी लिक्विड के लिए अगर उसको थर्मोमीटर में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मर्क्यूरी को प्योर फॉर्म में भी ऑब्टेन किया जा सकता है, वो भी इजीली। और थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी हम लोग यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो लो होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जो कि इसको आइडियल बनाती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये सारी क्वालिटीज होती हैं मर्क्यूरी के अंदर जो कि इसको एक बहुत अच्छा सब्सटेंस बनाती हैं जिसको हम थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर्स जो होते हैं उनका बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, उनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लगभग -117 डिग्री सेल्सियस। और इसकी वजह से यानी ये जो इसका लो टेम्परेचर है, यानी बहुत छोटे से छोटे या बहुत लो से लो टेम्परेचर को मेजर कर लेता है, इसीलिए अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में यूज किए जाते हैं, वहां पर ये सूटेबल होते हैं।
और जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स होते हैं ये ज्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट वाले रीजन्स में इनको यूज किया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये सारी क्वालिटीज इनको सूटेबल बनाती हैं या इनको आइडियलिस्टिक बनाती हैं कि इनको थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या रीजन है कि अल्कोहल और मर्क्यूरी को ही प्रेफरेंस दिया जाता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड के अंदर, राइट। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट एक थर्मोमीटर के अंदर कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स थर्मोमीटर के अंदर कुछ लोअर फिक्स पॉइंट होते हैं, कुछ अपर फिक्स पॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स वो पॉइंट जिस पर आइस जो है यानी प्योर आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लो फिक्स्ड पॉइंट। और जो आइस मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है, राइट। तो इसी को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को ही एज अ स्टैंडर्ड लिया गया लोअर फिक्स पॉइंट में। और अगर हम लोग अपर फिक्स पॉइंट की बात करें तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर प्योर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इसी को अपर फिक्स पॉइंट ले लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो एक थर्मोमीटर के अंदर लो फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लोअर और अपर फिक्स पॉइंट्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है सेल्सियस स्केल। तो इसको भी हम वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। तो फ़ारेनहाइट स्केल को डेवलप किया था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1724 में। और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आता है 180। इसका मतलब ये है कि ये जो 180 का गैप आया ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का गैप है। और इसमें हम लोग जो गैप है उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट का मतलब होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। तो फ्रेंड्स सेल्सियस स्केल को डेवलप किया था एंड्रस सेल्सियस ने 1742 में। इससे पता चलता है कि फ़ारेनहाइट जो है वो पहले डेवलप किया गया था और सेल्सियस स्केल जो है इसको बाद में डेवलप किया गया, राइट। तो सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो डिफरेंस आता है 100। इसका मतलब ये है कि इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो गैप है वो है 100 इक्वल पार्ट्स और हर एक इक्वल पार्ट को 1 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर स्केल कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो नॉर्मली जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल होता है इसके बीच में एक इक्वेशन की हेल्प से रिलेशन को दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बीच में क्या रिलेशन है उसी को अब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली ये इक्वेशन क्या होती है? c माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू में f माइनस 32/180। ये कैसे बना? c का मतलब होता है सेल्सियस, सेल्सियस में से जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल का उसको लिया जाता है और दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही f का मतलब होता है फ़ारेनहाइट और जो फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 होता है और जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है वो 180 होता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को तैयार किया गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया? तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन का मतलब क्या है? c/100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, राइट। अभी यहाँ पर 100 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है सेल्सियस के साथ में। जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी 100 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 180, राइट। और जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 9 18। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में? इक्वेशन बनी c इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट माइनस 32, राइट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो भी आपकी फ़ारेनहाइट में डिग्री होती है आप उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सेल्सियस में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और जैसे मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नॉर्मली
हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट में, वो 98.6 डिग्री होता है। और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, राइट। तो इसी के बेस पर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, फ़ारेनहाइट था, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 98.6 डिग्री, यानी कि C इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई 98.6 माइनस 32, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/9 मल्टीप्लाई 66.6, और जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा कि जब हम एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास हेल्दी ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर आता है डिग्री सेल्सियस में। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है एक दूसरे से रिलेट करती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, या फिर आप इस इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं, C इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। इस इक्वेशन को भी आप याद कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर आपको सेल्सियस निकालने बोलता है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी होगी, आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें, और अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं जो हमने भी पहले पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन जो है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे दोनों स्केल्स जो हैं आपस में रिलेट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी बॉडी को हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है फूड से, यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके उस पर केमिकल चेंजेस होते हैं और हमको एनर्जी मिलती है, राइट। यानी कि जब भी फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, और ये जो हीट एनर्जी है ये हमारी बॉडी के एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, जो कि है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में बात करें तो है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये जो टेम्परेचर है ये एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो हम मानते हैं कि वो पर्सन जो है वो ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे मेजर टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स थर्मोमीटर जो है, मेजर टाइप के थर्मोमीटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर। तो इनको भी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर इसको डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर कहा जाता है। इसके अलावा ये स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 से 43 डिग्री सेल्सियस तक, और आप देखेंगे कि ये जो रेंज है ये लगभग हेल्दी ह्यूमन बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसके बहुत पास में है, उसके बहुत क्लोज है, राइट। तो हमने देखा था कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो फ्रेंड्स जो थर्मोमीटर होता है यानी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसके ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस पर एक परमानेंट मार्क बना होता है, और ये पता करने के लिए होता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ तक है, यानी इससे कम है या इससे ज्यादा है, राइट। और ज्यादातर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उस पर दोनों ही स्केल बने हुए होते हैं, यानी सेल्सियस स्केल भी बना हुआ होता है और फ़ारेनहाइट स्केल भी बना हुआ होता है। तो हम दोनों ही तरीके से किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है। अब हम बात करते हैं लैब थर्मोमीटर की। तो फ्रेंड्स लैब थर्मोमीटर जो होते हैं ये नॉर्मली मेटल के या ग्लास के बने हुए होते हैं, और इससे भी टेम्परेचर को ही मेजर किया जाता है, लेकिन इससे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर किंक नहीं होता, और क्योंकि इसके अंदर किंक नहीं होता यानी ये सील्ड नहीं होता, तो आराम से मर्करी जो है वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, कहीं पर भी वो फैल सकता है, राइट। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर एक किंक बना हुआ होता है और उस किंक से बाहर मर्क्यूरी नहीं जा सकता, लेकिन लैब थर्मोमीटर के अंदर ऐसा नहीं होता, किंक नहीं होता, तो मर्क्यूरी आराम से मूव कर जाता है, इसीलिए इससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इससे कौन से टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको वाटर का टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसके लिए हम लैब थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं
डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन थर्मोमीटर है जो ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है और इसको अब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी कि हम क्यों ज्यादातर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज ना करके डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कारण है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि एक जहरीला सब्सटेंस है और इसको डिस्पोज करना भी बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं नॉर्मली कैपिलरी ट्यूब के बने हुए होते हैं या कांच की वो ट्यूब होती है। तो अगर गलती से भी वो ट्यूब जो है वो मुंह में टूट जाती है तो मर्क्यूरी जो है डायरेक्टली मुंह में पहुंच सकता है और इससे इंसान की डेथ तक हो सकती है। इसीलिए मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही खतरनाक है और मर्क्यूरी को रिप्लेस करने के लिए ही डिजिटल थर्मोमीटर बनाए गए। तो आज के टाइम में हम ज्यादातर जो देखते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर ही देखते हैं और इसको यूज करना और ज्यादा आसान भी होता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेजर टाइप के थर्मोमीटर समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की। तो फ्रेंड्स हीट को ट्रांसफर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं जिसमें हम तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, आइए इनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों ही मेथड से हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन कौन सा प्रोसेस है, तो फ्रेंड्स कंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये सॉलिड होने चाहिए। तो सॉलिड्स में जब हीट ट्रांसफर की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, राइट। तो इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज करिए एक लोहे की रॉड है या छड़ है और इसके ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स जो है वो लगा दी, चिपका दी, राइट। और इस जगह से यानी इसके एक एंड से आपने कैंडल से इसको गर्म करना शुरू किया। अब जैसे जैसे हीट जो है वो बढ़ती जाएगी ये मैग्नेट जो है वो नीचे गिरती जाएगी, राइट। ये नीचे गिरती जाएगी तो आप देखेंगे कि जो हीट है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, वो सॉलिड पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, धीरे धीरे वो पूरा पहुंच रही है आगे तक। तो सॉलिड में हीट को ट्रांसफर करने का जो मेथड होता है उसको कंडक्शन कहते हैं। और अगर हमें लिक्विड और गैसेस को हीट अप करना है तो उसको हम कन्वेक्शन के थ्रू करते हैं, यानी कि लिक्विड और गैसेस जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही गर्म होती हैं। तो फ्रेंड्स जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते और इसीलिए इनके अंदर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफी ज्यादा लूज होते हैं और ये लूज होते हैं इसीलिए इसके अंदर कन्वेक्शन जो है वो पॉसिबल है, राइट। और जो थर्ड मेथड है वो है रेडिएशन। तो फ्रेंड्स ऐसा मेथड हीट ट्रांसफर करने का जिसके अंदर किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक एप्लीकेशन की जरूरत थी दोनों ही चीजों में, कंडक्शन के अंदर और कन्वेक्शन के अंदर हीट को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे क्या थे, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड थे कंडक्शन के अंदर और यहाँ पे एक से दूसरे के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही थी। और यहाँ पर भी क्या हो रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो टाइटली पैक्ड तो नहीं थे, लूज थे और इसके अंदर मॉलिक्यूल के थ्रू ही हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। लेकिन रेडिएशन के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि सनलाइट होती है, सनलाइट क्या करती है, हमारी अर्थ को हीट अप करने का काम करती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बीच में कोई भी एप्लीकेशन का यूज नहीं हुआ, डायरेक्टली ही हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो रही है सन रेज की हेल्प से। तो इस मेथड को रेडिएशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है वो रेडिएशन के थ्रू या जो रेडिएंट हीट या थर्मल रेडिएशन होती है उसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, राइट। तो रेडिएशन के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर होती है, स्ट्रेट लाइन में। इसमें क्या होता है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है लेकिन मीडियम को हीटअप किए बिना, जैसे कि एयर को हीटअप किए बिना जो हीट है वो सन से अर्थ तक पहुंची और इसीलिए क्या हुआ, उसको रेडिएशन कहा गया, राइट। तो फ्रेंड्स ये तीन मेथड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट को ट्रांसफर करने के। कंडक्शन में सॉलिड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कंडक्शन कहते हैं, लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, और हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है स्ट्रेट लाइन में विदाउट हीटिंग द मीडियम उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। अब थोड़ा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं कंडक्शन की। तो फ्रेंड्स कंडक्शन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है। अगर वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी।
अभी हमने जो लोहे की रॉड वाला एग्जाम्पल देखा उसके अंदर यही था कि जो कैंडल थी वो किसके कांटेक्ट में आई, रॉड के कांटेक्ट में आई, तभी वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो पाई। इसके अलावा दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कैंडल जो थी, कैंडल का टेम्परेचर ज्यादा था और जो रॉड थी उसका टेम्परेचर कम था। तो क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तभी हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट की। तो फ्रेंड्स, ऐसे मटेरियल जो इजीली हीट को पास होने देते हैं अपने अंदर से, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि सिल्वर, मर्क्यूरी, आयरन, कॉपर या मेटल की जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने देते हैं, राइट। और बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? तो फ्रेंड, बैड कंडक्टर्स जो हैं गुड कंडक्टर के ही ऑपोजिट होते हैं। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास होने नहीं देते, उनको बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहा जाता है, या फिर उनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इसकी एग्जाम्पल्स हैं वुड, प्लास्टिक, मड, कॉटन, वूल या जितनी भी गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, राइट। या फिर इनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कंडक्शन के लिए कौन कौन सी दो कंडीशन रिक्वायर्ड है और गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। तो फ्रेंड्स, कन्वेक्शन जो है वो हमारे आसपास बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो कुछ एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं सी ब्रीज की कि सी ब्रीज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा दिन के टाइम पे लैंड जो है यानी जमीन जो है वो ज्यादा तेज से गर्म होती है इन कंपैरिजन टू सी वाटर। यानी कि जो सी वाटर होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और जो लैंड होती है वो तेजी से गर्म होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो वाटर होता है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तभी वो गर्म होता है। लेकिन जो लैंड होती है उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी वो थोड़ी ही गर्मी से गर्म हो जाती है। इसीलिए लैंड जो है वो दिन के टाइम पे ज्यादा गर्म होती है और सी वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि लैंड गर्म हो गई है तो लैंड जब गर्म हुई तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर हॉट एयर डेवलप होगी, राइट। अब ये जो हॉट एयर है, क्योंकि ये गर्म है तो गर्म चीजें क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। तो ये एक्सपैंड होगी और ये ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस खाली हो जाएगा जमीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ की हवा जो है गर्म होके ऊपर चली गई। तो सी के ऊपर कैसी हवाएं बन रही होंगी, सी के ऊपर ठंडी हवाएं होंगी, राइट। तो वो ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं तो जाएंगी, क्योंकि ठंडी हवाएं जो होंगी वो सिकुड़ेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो उनको ज्यादा जगह चाहिए। तो जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, लैंड की तरफ जाएंगी। अब क्योंकि सी से ठंडी हवा निकलकर कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको सी ब्रीज कहा जाता है, राइट। और लैंड ब्रीज बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि रात के टाइम पर लैंड जल्दी ठंडी होती है और सी वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, राइट। तो जब लैंड जो है जल्दी ठंडी हो गई है तो यहाँ पे कैसी हवाएं डेवलप होंगी, यहाँ पर ठंडी हवाएं डेवलप होंगी, यानी कि यहाँ पर कूल एयर होगी। और सी वाटर क्योंकि गर्म है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हॉट एयर होगी, राइट। तो हॉट एयर क्या होती है, एक्सपैंड करेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड करता है और ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब क्योंकि सी वाटर गर्म है तो उसके ऊपर कैसी हवाएं डेवलप होंगी, वहां पे हॉट एयर डेवलप होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो ठंडी हवाएं जो है वो किस तरफ जाएंगी, इस स्पेस को भरने की कोशिश करेंगी, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो ठंडी हवाएं हैं जमीन से निकली हुई वो किस तरफ जाएंगी, वो सी की तरफ जा रही हैं। और क्योंकि ठंडी हवाएं कहाँ से जनरेट हुई हैं, ये ठंडी हवाएं लैंड से जनरेट हुई हैं, तो इसीलिए इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस चीज को हम डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्लाइमेट चैप्टर के अंदर। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखें कि सी से लैंड की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसको सी ब्रीज कहते हैं, और जो लैंड से ठंडी हवाएं सी की तरफ चलती हैं उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम हाउसेज में वेंटिलेशन की बात करें तो उसमें भी कुछ यही मेथड जो है वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, जब घरों को बनाया जाता है तो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है, यानी कि जो साफ एयर है या क्लीन एयर है वो घर के अंदर आ सके, और जो खराब एयर है
जो बहुत ज़्यादा गर्म एयर हो चुकी है, वार्म हो चुकी है, वो घर से बाहर निकल सके, जिससे घर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, राइट। तो जो वेंटिलेटर्स होते हैं नॉर्मली टॉप पर होते हैं घरों के, या फिर जो आप विंडो बनाते हैं या रोशनदान वगैरह देखे होंगे आपने, वो नॉर्मली यही काम करते हैं कि जो घर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, घरों में वेंटिलेशन का होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर ठंडी एयर अंदर नहीं आएगी और जो घर में गर्म एयर हो गई है बाहर नहीं जाएगी, तो इससे हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, राइट। इसीलिए वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली हर घर के अंदर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे घरों में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, वो भी वेंटिलेशन का काम करते हैं, यानी कि वो साफ हवा को अंदर आने देते हैं और उनके थ्रू गर्म हवा या खराब हवा जो है घरों की वो बाहर निकल जाती है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में क्या डिफरेंस है और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ओशनिक करंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओशियंस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी की बुक के अंदर, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं कि ओशन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। वो हम तभी देखेंगे जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अगर हमें समझना है ओशनिक करंट्स को, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी समझ सकते हैं कि ओशनिक करंट्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सपोज करिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो होता है वो होता है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। और इन जगहों पे होते हैं पोलर एरियाज। तो जो पोलर एरियाज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है, ये पूरा आइस से कवर्ड होते हैं। और जो इक्वेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो एरिया होता है इक्वेटर के आसपास, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, राइट। और यहाँ का पानी भी इसीलिए गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स के पास का जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज पड़ रही होती हैं वो स्लैंटिंग पड़ रही होती हैं, और यहाँ पे जो हीट होती है वो बहुत सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म एरिया ये नहीं होते। और यहाँ पे क्या होता है, ठंड बढ़ जाती है। और यहाँ पर जब ठंड बढ़ेगी, यहाँ पे आइस कैप्स बन जाएंगे, तो यहाँ का पानी भी क्या होगा, ठंडा होगा, राइट। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने कुछ देर पहले देखा था कि अगर किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो वो गर्म होने पर क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। और अगर ठंडा किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो सिकुड़ता है, राइट। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा कि जब पानी जो है इक्वेटर के पास का ये गर्म होगा तो ये एक्सपैंड करेगा, और जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइज होना शुरू होगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये पोल्स के पास में जाएगा, राइट। और यही वाले करंट्स जो होते हैं, यानी जो इक्वेटर से डेवलप होके पोल्स तक जाते हैं, इनको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट ऑफ वार्म वाटर या फिर वार्म ओशनिक करंट्स। इसके अलावा जो पोलर एरियाज होते हैं, यहाँ पे पानी ठंडा होता है, और कोई भी चीज अगर ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो वो क्या होगा, वो कोशिश करेगा इक्वेटर के पास में जाने की। तो जब पोलर एरिया से जो वाटर होता है इक्वेटर की तरफ जाता है, तो उनको बोलते हैं कोल्ड ओशनिक करंट्स या करंट ऑफ कोल्ड वाटर, राइट। तो ये जो करंट्स चलते हैं, ये जो पूरा वाटर फ्लो हो रहा है, यानी वार्म वाटर जो है इक्वेटर से पोल्स पर जा रहा है, और पोल का जो कोल्ड वाटर है वो इक्वेटर की तरफ आ रहा है, इसी को वाटर करंट्स कहा जाता है। और क्योंकि ये ओशन के अंदर हो रहे हैं तो इनको ओशनिक करंट्स कह दिया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो ओशनिक करंट्स होते हैं ये भी हीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसको भी हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओशनिक करंट्स हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ओशनिक करंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये चीज हम देख चुके हैं कि रेडिएशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी किस तरीके से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर रेडिएंट हीट गिरती है, यानी रेडिएशन गिरती है, तो वो बॉडी क्या करती है, कुछ पार्ट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही चीज हमारी अर्थ में भी होती है। हमारी अर्थ में क्या होता है कि उसके ऊपर जो सनरेज पड़ती हैं, यानी सनलाइट पड़ती है, तो वो गर्म होती हैं। हमारी अर्थ क्या करती है, उसमें से कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ये प्रोसेस जो है लगातार चलता है, यानी फिर से सनरेज आएंगी, हमारी अर्थ कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगी
और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, राइट। तो फ्रेंड्स, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी ये डिपेंड करता है उसके नेचर और उसके कलर पर। यानी कि अगर डार्क कलर का कोई भी सब्सटेंस होगा तो वो बॉडी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, और अगर किसी सब्सटेंस का कलर जो है या पेंट जो है वो व्हाइट होगा या लाइट होगा, वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, यही प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। यानी कि हम गर्मियों के अंदर लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं या वाइट कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हम हीट को कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यानी हमारी बॉडी हीट को कम एब्जॉर्ब करती है और हमें थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है गर्मियों के अंदर। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हम लोग ज्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो रूम हीटर्स होते हैं उनके रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं। अब पॉलिश्ड क्यों होते हैं? इससे क्या होता है, वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते और ज्यादातर पोर्शन को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिससे जल्दी वो गर्म नहीं होते हैं और आराम से हमको हीट देते रहते हैं, राइट। इसके अलावा आपने देखा होगा जो कुकिंग वेसल्स होते हैं या कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनको ब्लैक पेंट किया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ब्लैक पेंट जो होता है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारा खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेडिएशन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं कुछ समर क्लोथ्स और विंटर क्लोथ्स के बारे में, कि हम समर में डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं और विंटर में डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि समर के अंदर हम लोग लाइट या फिर व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हीट कम एब्जॉर्ब हो और हमको कम गर्मी लगे, राइट। और विंटर में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमारी बॉडी ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करे और हम लोग जो है सर्दियों में वार्म रह सकें, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम विंटर में वुलन कपड़े जो हैं वो भी यूज करते हैं, क्योंकि वुलन के कपड़े क्या काम करते हैं, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, क्योंकि वूल और एयर जो है दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कैसे वूल हमको गर्म रखती है। तो फ्रेंड्स, वूल और एयर जो है दोनों ही पुअर कंडक्टर हैं हीट के, और इसमें क्या होता है कि जो वूल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे कि जो वूल के फाइबर्स हैं इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में एयर ट्रैप हो गई, और जब एयर ट्रैप हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पेसेस जो थे वो खत्म हो गए। तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उस हीट को वो बाहर नहीं जाने देता, वो हमारी बॉडी के अंदर ही वो हीट रहती है, और इसीलिए हम लोग वुलन के कपड़े पहनने के बाद खुद को वार्म महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग सर्दियों के अंदर वुलन के कपड़े पहनने के बाद गर्मी महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। और आप अपना डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपके सजेशंस अगर हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।